नेट नहीं चल रहा ना इसके अंदर। चलिए बहुत बढ़िया बात हो गई ये तो। वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमें स्टार्ट करना है कैपिटल गेन। आराम से सुनिए पहले 5 मिनट। बढ़िया चैप्टर है बच्चों ये। ठीक है। कैपिटल गेन नाम का ये जो चैप्टर है, सबसे पहली बात ये हमारा इनकम का फोर्थ हेड है। सबसे पहला हेड जो था वो था आपका सैलरी का था। फिर हाउस प्रॉपर्टी जो इजी सा हेड था बच्चों। उसके बाद हमने पीजीवीपी कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, उसके क्वेश्चन भी हमने किए थे। और फिर उसके बाद में क्या है कैपिटल गेन। लास्ट में क्या आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये आपके 5 हेड ऑफ इनकम है। सैलरी का जो चार्जिंग सेक्शन था वो सेक्शन 15 था, जिसमें सैलरी लिखा गया था। हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन 22 था। सेक्शन 28 किसका था हमारा पीजीवीपी का। और सेक्शन 45 और सेक्शन 56 ये आपके सेक्शंस हैं। अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं तो सेक्शन 45 से लेकर 55 तक लिखा गया है क्या कैपिटल गेन, जो हमें आज स्टार्ट करना है। देखिए कैपिटल गेन जो हेड है ये एक ऐसा हेड है बच्चों जो कभी कभार किसी पर्सन की लाइफ में होगा। ये एक रेगुलर इनकम नहीं है। कैपिटल गेन की इनकम जो होती है वो रेगुलर इनकम नहीं होती, कभी कभार होगी। सैलरी की इनकम आपकी रेगुलर इनकम होती है बच्चों। सैलरी के अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम रेगुलर हो सकती है, पीजीवीपी की तो रेगुलर होती ही है। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी रेगुलर हो सकता है। पर जो कैपिटल गेन है आपका ये आपकी रेगुलर इनकम नहीं है। बहुत सारे ऐसे एसएससी हैं जिनके जीवन में कभी कैपिटल गेन होता ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके जीवन में कभी कभार कैपिटल गेन आ सकता है। तो कैपिटल गेन हेड जो आपका है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। यहाँ से 6 से 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। और एग्जाम में क्वेश्चन सीधा नहीं आएगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन डालेंगे कैपिटल गेन के अंदर। तो कैपिटल गेन सेक्शन 45 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसका पीडीएफ ओपन कर लूं। पीडीएफ पीडीएफ आएगा ही नहीं क्या? पीडीएफ कहाँ है? नेट तो कोई बात नहीं, पीडीएफ आएगा नहीं इसमें तो बिना। नहीं वो तो ठीक है बेटा। 1 मिनट। सेक्शन 45 में कैपिटल गेन का अगर हम मॉड्यूल देखें थोड़ा सा, एक बार सामने देखिए बच्चों, आपको फॉर्मेट बता रखा है कैपिटल गेन का। ठीक है, और फिर कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं कैपिटल गेन के लिए। फिर इंट्रोडक्शन है। देखिए बच्चों, अगर मैं कैपिटल गेन की बात करूं
तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 इसका चार्जिंग सेक्शन है। ये क्या बोलता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर किसी कैपिटल एसेट को क्या किया है, ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर करने से जो गेन आएगा वो गेन कहां टैक्सेबल होगा, आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। पीजीवीपी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कैपिटल गेन आज स्टार्ट करना है। तो इसका मतलब सुनिए ध्यान से कि कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होगा वो गेन आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा। आइए बेटा आइए, अगर कोई चीज कैपिटल एसेट है और उसे आपने ट्रांसफर किया तभी कैपिटल गेन आएगा बच्चों। मान लो कोई एसेट कैपिटल एसेट नहीं है, आपने उसे ट्रांसफर कर दिया है तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई एसेट आपकी कैपिटल एसेट है पर आपने उसे ट्रांसफर नहीं किया तो भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। सर आप कहना क्या चाहते हो, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि सर कैपिटल एसेट होनी चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, अगर ये दोनों बातें सेटिस्फाई होंगी तभी कैपिटल गेन आएगा। इनमें से एक भी चीज मिसिंग है, या तो कैपिटल एसेट्स नहीं है या ट्रांसफर नहीं है, तो कैपिटल गेन हेड में ये इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब हमें ये पढ़ना है कि सर ये कैपिटल एसेट क्या होती है और ये ट्रांसफर क्या होता है, क्योंकि जब कैपिटल एसेट्स प्लस ट्रांसफर आएगा तभी कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में आपको? अगर मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल की तरफ लेके चलूं तो मॉड्यूल में देखो क्या लिखा हुआ है। इन दिस यूनिट capital gain will begin our discussion with definition of capital assets and transfer। अगर आपको कैपिटल गेन पढ़ना है तो सबसे पहले आपको कैपिटल एसेट और ट्रांसफर को पढ़ना पड़ेगा। Thereafter we will proceed to discuss the various circumstances under which the capital gain is levied or not। तो पहले तो आपको पहला पड़ाव पार करना पड़ेगा। अगर कोई एसेट कैपिटल एसेट्स है और वो ट्रांसफर है तभी कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर ये चीज नहीं है तो कैपिटल गेन आएगा ही नहीं। इसीलिए सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 क्या प्रोवाइड कर रहा है, इसका चार्जिंग सेक्शन है बच्चों। प्रोवाइडेड दैट एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अफेक्टेड इन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर will be chargeable to income tax under the head income from capital gain। Such capital gain will be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place। जिस साल कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है उसी साल क्या लगेगा, उस पर टैक्स लग जाएगा। इन दिस चार्जिंग सेक्शन, कौन सा चार्जिंग सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। दो टर्म्स आपके सामने आ रही है, एक तो क्या आ रही है और दूसरी क्या है, ट्रांसफर। एक तो आपकी कैपिटल एसेट्स है और दूसरी क्या आपकी ट्रांसफर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों कैपिटल एसेट किसे कहते हैं, क्या होती है कैपिटल एसेट्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट्स को डिफाइन किया गया है। इसको मत देखो, मैं बताता हूं कैपिटल एसेट्स क्या है सिंपल लैंग्वेज के अंदर। सर कैपिटल एसेट्स को अगर हम डिफाइन करने चले तो गवर्नमेंट ने लिखा है कि सर दुनिया की सारी एसेट जो आपकी हैं वो सभी कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे वो टेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो इनटेंजिबल फॉर्म में हो, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल हो, कैसा भी फॉर्म हो उसका, सभी कैपिटल एसेट्स है। मतलब सारी की सारी एसेट्स को क्या बना दिया गया है, कैपिटल एसेट्स बना दिया। मैं अपने आसपास देखता हूं बहुत सारी एसेट्स है, ये मेरे सामने कैमरा है,
टेंजिबल है, कैपिटल एसेट्स है। ये पानी की बोतल, ये जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, ये जो माइक है, ये जो आपने चश्मा लगा रखा है, ये सब कैपिटल एसेट्स है। ये प्रोजेक्टर हो गया, ये एसी हो गया। सर ये प्रोजेक्टर तो बिजनेस की एसेट है, चाहे बिजनेस की हो चाहे पर्सनल हो। कैसी भी एसेट्स जो आप देख पा रहे हैं अपने पास या जो नहीं भी देख पा रहे, ये सारी एसेट्स क्या है? आपकी कैपिटल एसेट्स है। गवर्नमेंट ने एक बड़ा जाल फेंका और उसमें सारी एसेट्स को किस में कवर कर दिया? कैपिटल एसेट्स में। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इस जाल में से या इस डेफिनेशंस में कुछ एसेट्स को बाहर कर रही है। 4 एसेट्स बाहर की जाएगी। मतलब सर कैपिटल एसेट्स की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें सभी एसेट्स को कहां कवर कर लिया गया है? कैपिटल एसेट्स में कवर कर लिया गया है। 4 एसेट्स को बाहर किया गया और कहा गया कि ये क्या नहीं है? कैपिटल एसेट्स नहीं है। ये 4 एसेट्स कौन सी हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं मॉड्यूल से कुछ पढ़ाऊंगा आपको। मैंने उसको नोट्स में कवर नहीं किया, बस नॉर्मल लैंग्वेज में ना कवर किया नोट्स के अंदर, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में वो नहीं पूछते। फिर भी एमसीक्यू वगैरह में ना पूछ ले, इसलिए मैं पहले आपको मॉड्यूल से ये पूरा डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कैपिटल एसेट्स का। हालांकि इसको मैंने नोट्स में भी कवर किया है, पर नोट्स में मैंने सिंपल लैंग्वेज में कवर किया है। आइए पढ़ते हैं डेफिनेशन किसकी? कैपिटल एसेट्स की। तो कैपिटल एसेट्स मींस, सबसे पहले पॉइंट ए, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। कैसी भी प्रॉपर्टी हो, लिखो इसके ऊपर, बुक लाए हो क्या सभी? मूवेबल, ऑब्लिक इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल। कैसी भी एसेट्स हो आपकी, चाहे मूवेबल हो, चाहे इमूवेबल हो, चाहे टेंजिबल हो, चाहे इनटेंजिबल हो, सभी एसेट्स क्या है आपकी? कैपिटल एसेट्स हैं। ओके सर। हेल्ड बाय एसएससी, हेल्ड बाय एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। चाहे वो बिजनेस से कनेक्ट हो या बिजनेस से कनेक्ट नहीं हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये सभी एसेट्स क्या हैं आपकी? कैपिटल एसेट्स हैं। ठीक है, यहां पर मतलब इस पहले पॉइंट से हमें क्या समझ में आया? सारे की सारी एसेट्स, दुनिया की सारी एसेट्स किस में कवर कर दी गई है? कैपिटल एसेट्स में कवर कर दी गई है। ठीक है भाई। इसके बाद में पॉइंट नंबर बी है और फिर पॉइंट नंबर सी है। पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी को एक साथ ब्लॉक बनाओ और लिखो होल्ड। जब कैपिटल गेन की लास्ट क्लास होगी ना, तब ये होल्ड कटेगा। अभी कोई काम करनी है, जब वक्त आएगा तब देखेंगे क्या करना है इसका। तो अभी मैं इसको पढ़ भी नहीं रहा, काटना नहीं है भाई, काटना नहीं है। मैं पढ़ नहीं रहा इसलिए बोल रहा हूं, कहीं होते हैं जोश में नहीं करना ऐसा। फिर क्या लिखा आगे? फिर डेफिनेशन में आगे आ रहा है, हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड। किसमें इंक्लूड नहीं है? मतलब अब ये जो पॉइंट नंबर 1 है, पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, 6, कुछ पॉइंट देखोगे आप, ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। इसके मायने क्या हुए? अगर आप इनको ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा। आई बात समझ में? इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? किसी बिजनेस का जो स्टॉक इन ट्रेड होता है वो उसका कैपिटल एसेट्स नहीं होता। क्यों सर? क्योंकि अगर स्टॉक इन ट्रेड को आप बेचते हैं तो आपको पीजीवीपी की इनकम आती है, इसीलिए कैपिटल गेन की इनकम नहीं आएगी। मेरे पास, मैं एक बिल्डर हूं और मैं मकान बनाकर बेचता हूं, तो मेरा स्टॉक इन ट्रेड क्या है? बिल्डिंग्स है। तो अगर मैं बिल्डिंग बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन नहीं होगा, क्या होगा? पीजीवीपी होगा। आई बात समझ में आपको? पर मैं बिल्डर नहीं हूं, मेरा खुद का पर्सनल मकान है जिसमें मैं रहता था, जरूरत पड़ने पे उसको मैं बेच रहा हूं, तो मैंने उसे बेचा, तो बेचने से जो मुझे गेन हुआ उस पर क्या लग जाएगा? कैपिटल गेन, क्योंकि वो बिल्डिंग मेरा स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। मैं गोल्ड स्मिथ हूं, सुनार जिसको हम कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, मैं सुनार हूं और मैंने क्या बेचा? मैंने गोल्ड बेचा, तो मुझे क्या मिलेगा? कैपिटल गेन नहीं मिलेगा, पीजीवीपी मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि वो मेरा स्टॉक इन ट्रेड है।
पर मैंने अपने वाइफ की ज्वेलरी बेच दी। अब मुझे बताओ बेटा, अब मैंने अपने वाइफ की ज्वेलरी बेची है तो क्या होगा, कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। तो जितना भी स्टॉक है आपका बिजनेस का, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे सेमी फिनिश गुड्स हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, हेल्ड बाय स्टॉक, आपने स्टॉक की तरफ से रख रखा है, उसे आप बेचते हैं तो उस पर क्या नहीं आएगा, कैपिटल गेन टैक्स नहीं आएगा, उसे पीजीवीपी में कवर कर दिया गया है। एनी स्टॉक इन ट्रेड अदर देन सिक्योरिटी रेफर्ड इन बी। सर ये क्या बी, देखो ऊपर जिसको हमने होल्ड कर रखा है उसकी ही बात कर रहा है ये है बी, जिसको मैंने होल्ड करवाया है, इसको छोड़ते हुए कंज्यूमेबल स्टोर्स रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन बाय द एसएससी। तो जो स्टॉक इन ट्रेड होता है बच्चों वो क्या नहीं है, कैपिटल गेन, सॉरी कैपिटल एसेट्स नहीं है, और कैपिटल एसेट्स नहीं है तो कैपिटल गेन भी नहीं आएगा। सर इसके बाद में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पैराग्राफ पॉइंट नंबर बी से रिलेटेड है ऊपर, और बी से रिलेटेड इसका मतलब क्या हो गया, इसे होल्ड कर रखा है। ठीक है सर, ये होल्ड क्यों है सर, ये सर ये आपको आता नहीं है क्या, नहीं आता भाई, ठीक है होल्ड कर लो एक बार आप। पॉइंट नंबर सेकंड, पहली वो एसेट है जो स्टॉक इन ट्रेड है, जिसको क्या नहीं मानते हम, कैपिटल एसेट्स नहीं मानते, इसको आप बेचोगे तो पीजीवीपी की इनकम आएगी, कैपिटल गेन की इनकम नहीं आएगी। पहले इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरा फिर गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी आपके पर्सनल एफेक्ट्स हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल एफेक्ट दैट टू से मूवेबल प्रॉपर्टी, ओहो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल है वो कैपिटल एसेट्स बनी रहेगी, पर अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी आपकी क्या मूवेबल है वो कैपिटल एसेट्स नहीं बनेगी। जैसे मैंने ये शर्ट पहन रखी है, पॉइंट नंबर ए के हिसाब से तो कैपिटल एसेट्स बन रही है, पर गवर्नमेंट ने क्या बोला ये पर्सनल है क्या, मैंने कहा मेरी ही है, मैं ही पहनता हूं, चलो ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर क्या कर दिया गया, इसको बाहर कर दिया और कहा कि जो भी एसएससी की पर्सनल इफेक्ट्स हैं जो मूवेबल हैं, मेरा मोबाइल, मेरा चश्मा, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, ये सब क्या है, मेरी पर्सनल एसेट्स हैं, चाहे वो मेरी हो या मेरे परिवार के किसी सदस्य की हो जो मुझ पर डिपेंडेड है, ये सब कैपिटल एसेट से बाहर कर दिया गया है। अगर मैं अपनी गाड़ी को बेचता हूं बेटा, आज मेरे पास एक पर्सनल गाड़ी है, उसको बेचूंगा और मुझे उस पर गेन होगा तो उस पर क्या नहीं लगेगा, कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सर पीजीपी आएगा नहीं, वो स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं है। अगर आप अपनी गाड़ी को बेचते हैं उससे जो प्रॉफिट होगा उस पर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, पर वो क्या होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, इंक्लूडिंग वेयरिंग अपीयरेंस, पहनने के कपड़े, एंड फर्नीचर, घर का कोई फर्नीचर बेच रहे हो आप, बेड बेच दिया, सोफा बेच दिया आपने, हेल्ड बाय पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम, ये सब क्या नहीं है, कैपिटल एसेट्स नहीं है, तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। बट रुकिए रुकिए रुकिए, गवर्नमेंट ने बड़ी चालाकी से क्या बोला, एक्सक्लूजन, ये क्या है, देखिए ना क्या चल रहा है, करवाते हैं भजन करवाते हैं सर, भजन चलाया है सही में, ये वैसे सब मोह माया है, एक दिन सबको मर जाना है बेटा, ये जो आज हमारे पास है ये नश्वर है, ये हमारा कभी नहीं था और ना ही कभी रहेगा। हम यहाँ जो बैठे हैं एक समय के लिए बैठे हैं, भगवान ने हमें इस धरती पर अच्छे कर्मों के लिए भेजा है, अच्छे कर्म करो। मैं भी स्पिरिचुअल हूं, इधर देखो, अब देखिए देखिए,
भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए बच्चों, मेरा भी ये मानना है, क्योंकि जो करता है वही करने वाला है, ठीक है। बट हर एक चीज का अपना एक समय होता है। अब आपको बोलूँ मैं बेटा भक्ति करो, आप बैठ जाओ मंदिरों के अंदर, नहीं, एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो शायद उसे कमाने की, मुझे क्या जरूरत है। अगर हम कमाने की बात करें तो क्या चाहिए यार, कुछ भी तो नहीं। मुझे ना अपना कोई मकान बनाना है, भगवान की दया से खूब जमीनें हैं पिताजी की, जो उनके दादाजी से, हमारे दादाजी से हमें मिली है, खूब है। ना कोई ऐसा है कि वो बड़ा घर बनाना, वो इतना बड़ा है कि आप कभी आए गंगानगर आपको अभी दिखाएंगे, खूब बड़े खेतों के अंदर मकान है हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं उनको पालना है, बड़ा करना है, इसलिए काम कर रहे हैं। हरिओम। देखो होता है, कोई बात नहीं। हम बात कर रहे थे, अगर आपकी कोई भी पर्सनल इफेक्ट्स हैं, जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं आपकी, उसे कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है। उसमें पहनने के कपड़े भी शामिल होंगे और फर्नीचर भी शामिल हो जाएगा। जो आपने कैसे यूज किया, उसको पर्सनल यूज किया है, बशर्ते वो क्या होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने अपना मकान को बेचा है, हालांकि आपका पर्सनल है, उसमें आप रहते हैं, फिर भी ये क्या है, कैपिटल एसेट है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, इमूवेबल है। जितने भी मूवेबल एसेट्स हैं वो सभी क्या आपकी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी अगर वो आपकी पर्सनल है। फिर गवर्नमेंट ने डेफिनेशन को बड़ा चालाकी से चेंज किया और क्या बोला कि देखो भाई, इसमें क्या शामिल नहीं करेंगे, मतलब ये पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माने जाएंगे। क्या नहीं माने जाएंगे, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। ज्वेलरी तो समझ गए आप कि गोल्ड का जो फॉर्म आप चेंज करते हैं वो ज्वेलरी बन जाता है। ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन क्या होता है, पुराने जमाने के आपके पास कोई एंटिक चीज है, कोई पुराना सिक्के हैं आपके पास, कोई डाक टिकट है, ठीक है, तो ये आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में आता है। ड्राइंग की अगर हम बात करें, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई ड्राइंग है आपके पास या कोई पेंटिंग है, आपने नाम सुना है पिकासो का, या इसने मोनालिसा उसने बनाई थी क्या, पिकासो ने, उसने बनाई थी क्या। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, एक एम एफ हुसैन नाम सुना होगा आपने। तो वो जो पेंटिंग बनाते थे, वो पेंटिंग जो आप परचेज करते हैं, वो पेंटिंग बेटा बहुत महंगी बिकती है बाद में भी, तो उसको भी क्या माना गया है, कैपिटल एसेट्स मान लिया गया है, चाहे वो कितने भी पर्सनल क्यों ना हो। इसके बाद स्कल्पचर्स का मतलब क्या होता है, स्कल्पचर्स का मतलब मूर्तियां, जो मूर्तियां होती है ना बेटा, मूर्तियां, मूर्तियों को बोलते हैं हम स्कल्पचर्स, ठीक है। तो कोई आपके पास मूर्तियां हैं या फिर कोई ऐसा वर्क ऑफ आर्ट है जिसको आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं, ये कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी, सॉरी मानी जाएंगी, इन्हें पर्सनल इफेक्ट्स नहीं माना जाएगा, तो इन पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज हो जाएगा। आई बात समझ में। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट सीधे स्पष्ट शब्दों में दो बातें कह रही है। पहली बात, आपकी जितने भी पर्सनल हैं एसेट्स, जिसको आप पर्सनली यूज कर रहे हैं, उन पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं करेंगे हम, परंतु वो क्या होने चाहिए, मूवेबल होनी चाहिए, बट उसमें इनको शामिल नहीं करेंगे। इनका मतलब क्या हो गया, ये जो एसेट्स आपको अब दिख रही है, ये वाली एसेट्स, ये क्या नहीं है, ये पर्सनल नहीं है आपकी, और पर्सनल नहीं है इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी कैपिटल एसेट्स हैं, चाहे वो कितने भी पर्सनल क्यों ना हो, अब इस पे कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। मैंने अपनी कार बेची बच्चों, मेरी कार थी और कार मैंने सोल्ड की, बताओ कैपिटल गेन आएगा क्या, नहीं सर, कि मेरी पर्सनल थी, मूवेबल भी थी। मैंने अपना हाउस बेचा बच्चों, बताओ कैपिटल गेन आएगा क्या, मैंने ज्वेलरी बेची है, बताओ, यस सर। सर कार बेचने पर कैपिटल गेन नहीं आएगा तो क्या पीजीवीपी आएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि बिजनेस नहीं कर रहे, सैलरी की इनकम तो ये वैसे भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी ये वैसे भी नहीं है, अदर सोर्सेज में कवर नहीं है। तो इसका मतलब कार बेचने से जो भी गेन होगा उस पर आपको क्या नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर यहां तो प्लानिंग कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हो क्या, क्या आप पुरानी कार, अरे कार बेचोगे, अगर आप आपकी जो गाड़ी है उसको बेचोगे तो क्या गेन कमा सकते हो क्या। सोचिए, आपने आज ब्रांड न्यू गाड़ी परचेज की है, 10 लाख रुपए की, आज ही परचेज की है, शोरूम से बाहर निकलते आप मुझे बोलते लो पवन जी 10 लाख में ले लो, ले लूंगा मैं, जैसे शोरूम से बाहर आएगी 50,000 तो वहीं टूट जाएंगे, तो कभी प्रॉफिट नहीं आ सकता।
इन एसेट्स को बेचिए, आप प्रॉफिट आएगा। ज्वेलरी आप शोरूम से निकाल के लेके आई, हाथ के हाथ वो उसी प्राइस पे बिक जाएगी, क्योंकि है ही चीज ऐसी। ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजी कलेक्शन हो गया, ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब अपनी, ये ऐसे एसेट्स है बच्चों। बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इनको ही क्यों रखा, सिर्फ इन्हीं 7 एसेट्स को ही क्यों रखा गया है, कैपिटल 6 एसेट्स को ही कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर, इनको क्यों कैपिटल एसेट्स बनाया गया? क्योंकि बेटा ये वो एसेट्स है जिनका इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ता है, चेक कर लो चाहे आप। इनके अलावा कोई भी ऐसी मूवेबल एसेट्स नहीं है जिनका प्राइस बढ़ जाएगा, सिर्फ यही है। चाहे पूरी रात बैठ के आप दिमाग लगा लेना, मैंने तो लगा के देखा हुआ है, ऐसी कोई एसेट्स आपके समझ में नहीं आएगी इनके अलावा जिनका प्राइस बढ़ेगा टाइम के साथ साथ। बाकी सभी एसेट्स का टाइम के साथ प्राइस बढ़ेगा नहीं बेटा, घटेगा ही, अगर वो मूवेबल है तो। ठीक है, ज्वेलरी का बढ़ेगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग और स्कल्पचर और अनदर वर्क ऑफ आर्ट, इनके अलावा कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, हाँ जी, हाँ बहुत बढ़िया इन्होंने पूछा है। शराब कैसे बेचोगे बेटा? आपने बोतल परचेज की एक, उसको नहीं, ये बोतल नहीं है। अरे बनाने दो, ये बोतल ही है ना, कोई बात नहीं, मान लो। सुनो मेरी बात, अगर, अरे भाई ये तुम तो अलग ही दुनिया में चले गए। सुनिए, अगर आपने शराब को बेचा है अपनी दुकान से तो वो बिजनेस एसेट्स बन गया, स्टॉक इन ट्रेड है, पीजीपी आएगा। मैंने एक शराब की बोतल परचेज की और लाके उसको अलमारी में रख दी, 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद उसको मैं बेचने जा रहा हूं, तो अब वो महंगी बिकेगी, ये तो बोलना जा रहे हो आप? नहीं बेटा, वो महंगी नहीं बिकेगी। अरे प्लीज मेरी मेरी तो सुनिए पूरी, मैं प्रूफ कर देता हूं। आज आपने एक शराब की बोतल परचेज की है, आज मान लेते हैं 2005 है, ठीक है, आपने एक 500 रुपए की शराब की बोतल परचेज की और आप इसको बेच रहे हैं कितने में? 2022 में बेच रहे हैं। बताओ बेटा 500 की बोतल कितने की हो जाएगी? 5000 की हो जाएगी। सोचिए कौन सा बेवकूफ है जो आपसे वो 5000 में परचेज करे, सॉरी दुकान से ले आएगा 500 में। सर कुछ ऐसी शराब होती है जितनी पुरानी होती जाती है उतनी महंगी होती चली जाती है, मानते हैं, हम मानते हैं बच्चों कि शराब जितनी पुरानी होगी उतनी महंगी हो जाएगी, पर मुझे बताइए आपसे कौन खरीदेगा वो महंगी? वो दुकान से खरीदेगा मेरे भाई, आप कैसे बेच दोगे आप? और दूसरी बात, चलो ठीक है आपसे खरीदने भी जाएगा, जो चीज आपने 500 में परचेज की है, अरे अब मुझे बताओ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया है, वो ऑटोमेटिकली कितने की हो चुकी है? 5000 की हो चुकी है। अगर इसी 500 को आप क्या करते, रिलायंस का शेयर परचेज करते, वो भी आज 5000 का हो चुका होता। आई बात समझ में आपको ये? चलिए, इन्होंने सोच के बताया कि सर शराब की बोतल, बेटा कुछ अच्छा सोचो, शराब के अलावा भी कुछ बातें हैं वो सोच सकते हो आप। सारी एसेट्स दुनिया की क्या है? कैपिटल एसेट्स है। सबसे पहले एसेट्स कौन सी बाहर की इन्होंने? स्टॉक इन ट्रेड, और कहा ये कैपिटल एसेट्स नहीं है, इसको अगर आप बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं होगा। दूसरा क्या निकाला? पर्सनल इफेक्ट्स, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है इंक्लूडिंग वेयरिंग अपरेल एंड फर्नीचर्स, जो आप या आपकी फैमिली में से कोई भी पर्सन यूज कर रहा है, जो आप पे डिपेंडेंट है, ये सब कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएंगी, बशर्ते वो मूवेबल होनी चाहिए। पर इसमें भी इन 6 एसेट्स को बाहर रखा गया। पहला क्या रखा इन्होंने? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये एसेट्स आपकी क्या होंगी? ये इनका प्राइस बढ़ता है समय के साथ, इसीलिए क्या हो गया, इनको कैपिटल एसेट्स माना गया है। अगर आप इनको बेचोगे तो कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। मैंने अपनी वाइफ की धीरे से ज्वेलरी बेच दी, देखो, और कोई ये पूरी फीलिंग लेती है क्लास की, पूरी एकदम क्लास के अंदर एकदम वैसे चलते हैं, पूरी फीलिंग आती है इनको। तो मैंने ज्वेलरी बेच दी बच्चों, हालांकि वाइफ की बहुत पर्सनल थी, वाइफ को उसकी मम्मी ने दी थी और उसकी मम्मी को उसकी मम्मी ने दी थी, वो और मैंने एक दिन कर दी पार। अब बताओ, हालांकि इतनी पर्सन होने के बाद भी
क्या इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा क्या? यस सर, कैपिटल गेन टैक्स आएगा क्योंकि ज्वेलरी क्या आपकी कैपिटल एसेट्स है बच्चों। अब लोगों ने क्या दिमाग लगाना स्टार्ट किया, सुनिए प्लीज। मुझे डायमंड्स बेचने हैं, डायमंड भी ज्वेलरी में कवर है बेटा। अगर मैं डायमंड डायरेक्ट बेचता हूं तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने कुर्ता सिलवाया, उसमें डायमंड के बटन लगवाए और 2 दिन तक उस कुर्ते को पहन के घूमता रहा, फोटो खिंचवाई और बाद में मैंने कुर्ते को बेचा। और मैंने बोला कि सर ये वेयरिंग अपीयरेंस बेच रहा हूं, डायमंड थोड़ी बेच रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने क्या समझा कि हमें आप वो नहीं बना सकते, डैश नहीं बना सकते, समझ रहे हो, डैश बेवकूफ। आप क्या समझ रहे हो, यही समझ रहे हो ना हाँ, आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। नॉर्मली हमें पता है कि आप क्या बेच रहे हो, आप कुर्ता नहीं बेच रहे, आप ये डायमंड ही बेच रहे हो। तो अगर किसी ज्वेलरी को या किसी स्टोन को, परकिसिस या सेमी परकिसिस स्टोन को आप किसी फर्नीचर में या किसी वेयरिंग अपीयरल में लगाकर बेचते हैं तो उसे भी हम क्या मानेंगे, ज्वेलरी ही मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि आप कपड़ा बेच रहे हैं। आई बात समझ में आपको? ये आगे डेफिनेशन लिखे हुए पढ़िए बेटा उसको। डेफिनेशन ऑफ ज्वेलरी, jewelry is a capital assets and the profit or gain arising from transfer of jewelry held for the personal use are chargeable to tax under the head capital gain. For the purpose of expiration, jewelry include the following. Point number 1. Ornaments made of gold, silver, platinum or any other precious metal or any alloy containing one or more such precious metal, whether or not containing any precious or semi-precious stones, and whether is not worked and sewn into the wearing apparels. sewn का मतलब जोड़ना। अगर आपने जो कपड़े में भी लगा दिया है सोना, चांदी, प्लेटिनियम या इनका अलॉय मतलब इनका मिक्सचर बनाकर आपने क्या किया, बेचा है, इनके साथ में आपने क्या लगाया, कोई स्टोन वगैरह लगा दिया है, तो ये भी क्या होगी, ज्वेलरी ही मानी जाएगी। और ज्वेलरी क्या होती है, कैपिटल एसेट्स। Precious or semi-precious stones whether or not set into any furniture, utensils मतलब बर्तन, utensils और any other article worked the sewn into the wearing apparels। अगर आपने किसी स्टोन को या किसी मेटल को आपने किसी बर्तन में लगाकर बेच दिया, लोगों ने क्या किया कि सर सोना बेचना है, मैंने पहले उसकी कटोरी बनाई, कटोरी बना के उसमें 2 दिन खाना खाया और उसके बाद में उसको बेच रहा हूँ, कह रहा हूँ सर मैं तो अपने बर्तन बेच रहा हूँ घर के। तो ये बर्तन नहीं है बच्चों, ये क्या है सर, ये ऐसा, अरे सही में ये प्रैक्टिकल केस लो है, ये ऐसा होता है। जैसे अभी तो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं इतना ही बोल रहा हूं, अगर आप फाइनल में पढ़ते हो तो ये डेफिनेशन मुझे 3 दिन लगता है डेफिनेशन को पूरा पढ़ाने में, तो कितने सारे केस लो बने हुए हैं। एक महाराजा जय सिंह का केस है बच्चों, उन्होंने अपनी चांदी की मूर्ति बेची, सोने की मूर्तियां बेची, सोने के बर्तन बेचे, चांदी के बर्तन बेचे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ये दिया कि जो चांदी के जो बर्तन है ये कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे हम, क्योंकि पुराने जमाने में लोग चांदी के बर्तन से खाना खाते थे। चांदी के बर्तन में अभी भी हमारे घरों में भी चांदी का बर्तन होता है बच्चों, छोटे बच्चे को हम पानी पिलाते हैं उसमें, क्योंकि चांदी के बर्तन से पानी पीने से दिमाग तेज होता है, ऐसा बोलते हैं। होता नहीं होता मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो नहीं पिया, ठीक है। बट जो सोने के बर्तन है वो खराब होता है बच्चों। सोने के अंदर आप कोई सामान छोड़ दीजिए, आप खाना, वो 10 मिनट में खराब हो जाएगा, क्योंकि उसका इस तरह से मेटल उसका ऐसा है। तो सोने के बर्तन में खाना नहीं खा सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सर चांदी के बर्तन आप बेच रहे हैं तो कैपिटल एसेट्स नहीं मानेंगे, पर सोने के बर्तन क्या हो जाएंगे, कैपिटल एसेट्स बन जाएंगे। बोलिए, तो यहां पर आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगा क्या हो रहा है। ज्वेलरी का मतलब सभी फॉर्म्स के ऑर्नामेंट्स हैं, चाहे वो आपने किसी कपड़े में लगा दिया हो, किसी फर्नीचर में लगा दिया हो, उसमें कोई डायमंड वगैरह कोई स्टोन आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, सब क्या मानेंगे हम, ज्वेलरी ही मानेंगे। दुनिया की सारी एसेट्स क्या हैं, सबसे पहले क्या निकाला आपने, स्टॉक इन ट्रेड। एक गोल्ड स्मिथ है, उसने क्या किया बच्चों, गोल्ड का सामान बेचा, बताइए कैपिटल एसेट्स है क्या। और एक मैंने अपने गोल्ड का सामान बेचा, कैपिटल एसेट्स बन जाए, क्योंकि गोल्ड स्मिथ के लिए क्या है बच्चों, वो स्टॉक इन ट्रेड है। तीसरी एसेट्स कौन सी है बच्चों, गवर्नमेंट किसानों से टैक्स लेना नहीं चाहती। एक सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 आपको पढ़ाऊंगा बच्चों में, चैप्टर नंबर 3 के साथ, जो मॉड्यूल नंबर 1 में लिखा गया है, वहां मैं एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताऊंगा आपको कि किसे कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम।
गवर्नमेंट ने सेक्शन 10(1) में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप भारत के किसान हैं तो कितना मर्जी प्रॉफिट कमाओ आप एग्रीकल्चर से, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। किसानों को टैक्स से बाहर रखा है गवर्नमेंट ने। हम जब जीएसटी पढ़ेंगे वहां बताऊंगा, किसान जब अपना प्रोड्यूस बेचता है मंडी के अंदर, जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उस पर भी जीएसटी चार्ज नहीं होता, एग्जम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ क्या कर रखा है बच्चों, किसानों से टैक्स नहीं लेने की ठान रखी है। अब गवर्नमेंट कह रही है, देख भाई किसान, जिस खेत से तू धान उगाता है, जिस खेत से तू फसलें उगाता है, उस फसलों को जो बेचेगा तो हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, और उस फसलों से जो प्रॉफिट कमाएगा उस पर हम इनकम टैक्स भी नहीं लेंगे सेक्शन 10(1) में। बट अगर उस खेत को ही तूने बेच दिया तो भी हम क्या नहीं लेंगे आपसे, टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, बशर्ते वो खेत क्या होना चाहिए आपका, रूरल एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। सर मतलब अगर ये लैंड अर्बन एग्रीकल्चर है तो इस पर टैक्स लग जाएगा। सर क्या कहना चाह रहे हो आप? देखिए, हम जिस भी शहर से हैं, हो सकता है आप जयपुर से हैं, हो सकता है जयपुर के बाहर हैं, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए अपने शहर में क्या होता है कि सर पहले शहर है, बीच में कुछ लोगों के खेत बचे हुए हैं अभी भी, और बाद में फिर से शहर स्टार्ट हो रहा है, वो नहीं बेच रहे अपना खेत। तो अगर आप वो शहर है, शहर के अंदर खेत बना हुआ है, तो उसे हम क्या कह देंगे, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। क्यों सर, गवर्नमेंट ने डेफिनेशन क्यों बनाया ऐसा? सोचिए, अगर लिखा होता रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो आपका है, या फिर एग्रीकल्चर लैंड पे हम टैक्स नहीं लेंगे, रूरल बर्ड काट देते, गवर्नमेंट कहती है हम एग्रीकल्चर लैंड जो आपकी है इस पर हम टैक्स नहीं लेंगे, रूरल बर्ड नहीं लिखा होता, तो लोग क्या करते, मुझे क्या करना है, अपना प्लॉट ऑफ लैंड बेचना है, मैं इसमें धनिया उगाऊंगा, पहले थोड़ा सा ठीक किया, धनिया गिर दिया, और 2 दिन में धनिया बाहर आ गया, मैंने फोटो खींची और मैंने क्या बन गया ये, अब मैं तो क्या बेच रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड, तो टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, पर अगर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो हम टैक्स नहीं लेंगे आपसे। आई बात समझ में आपको? तो समझ में नहीं आता सर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, अभी पढ़ते हैं क्या होता है, देखो। Rural agriculture land in India, that is agriculture land in India which is not situated in the specified areas, कि सर वो लैंड जो स्पेसिफाइड एरिया में सिचुएटेड नहीं होती उसे हम क्या कह देते हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड कह देते हैं। एज पर डेफिनेशन ओनली रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ टर्म ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो आपके वो कैपिटल एसेट्स नहीं है, पर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स बन जाएंगी। हैंस द अर्बन एग्रीकल्चर लैंड constitute the capital assets according to the agriculture describe a मतलब बेटा ये रहा, and b below, being the land situated within the specified urban limit would be fall within the definition of capital assets, and transfer of the such land would be attract the capital gain tax। क्या बोल दिया बच्चों, गवर्नमेंट ये कह रही है कि सर अगर कोई लैंड ए और बी में सिचुएटेड हो जाएगी तो उसे हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोल देंगे, और अर्बन का मतलब क्या हो गया, वो क्या बन गई, कैपिटल एसेट्स बन गई, तो इसका मतलब कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। अगर कोई लैंड इनके बाहर सिचुएटेड है तो वो क्या बनेगी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बनेगी बच्चों, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या नहीं होती, तो कैपिटल गेन भी नहीं लगेगा। तो आइए वो डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है, कि कब आपकी गांव की भूमि होती है और कब आपकी शहरी भूमि होती है। एग्रीकल्चर लैंड अगर सिचुएटेड है any area within the jurisdiction of any municipality, containment board having population not less than कितना, ये कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है बच्चों, छावनियों को बोलते हैं हम कंटेनमेंट बोर्ड। आपने एक जगह का नाम सुना होगा, दिल्ली कैंट या आगरा कैंट, ये कैंट इसका शॉर्ट फॉर्म है, पूरा नाम क्या, कंटेनमेंट बोर्ड, ये पूरा फॉर्म है बेटा इसका। कंटेनमेंट बोर्ड मतलब छावनी, जहां पर कौन है, गवर्नमेंट या आर्मी वाले क्या लगाते हैं, अपनी छावनियां लगाते हैं। तो अगर कोई म्युनिसिपैलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड उसकी जुडिक्शन के अंदर 10,000 से ज्यादा के लोग रहते हैं तो वो क्या बन जाएगा, शहर बन जाएगा। 10,000 से कम है तो क्या बन जाएगा, वो गांव बन जाएगा। लैंड वहां सिचुएटेड है तो उसे हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कहेंगे। 10,000 से ज्यादा के लोग है तो वो क्या बन जाएगी, रूरल एग्रीकल्चर, उल्टा बोल दिया मैंने, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बन जाएगी। बी पॉइंट क्या बोलता है, agriculture land situated in area within the such distance measure yearly in relation to the range of population show the hereunder।
मतलब सर, मतलब बच्चों ये है, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी लैंड, जो ये ए है ना, ए क्या बोलता है कि सर ऐसा एरिया जहां पर पॉपुलेशन कितनी है, 10,000 से ज्यादा है, अगर इस एरिया में आपकी लैंड है तो ये क्या होगी, आपकी अर्बन, अर्बन मानी जाएगी। यह पॉइंट नंबर ए में लिखा हुआ। और पॉइंट नंबर बी क्या बोलता है कि सर शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड रेफर इन ए आइटम। इससे अगर 2 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर पॉपुलेशन कितना देखना आपको, 10,000 से ज्यादा, 2 से 6 की रेंज में कितना देखना है, 1 लाख से ज्यादा, और 6 से 8 के बीच में कितना देखना है, 10 लाख से ज्यादा। कि मतलब अगर 8 किलोमीटर की रेंज में 10 लाख लोग रहते हैं तो वो क्या होगा, शहर होगा। 6 किलोमीटर रेंज में कितना देखना है आपको, 1 लाख, और 2 किलोमीटर रेंज में कितना देखना है आपको, 10,000। इससे कम लोग हैं तो क्या हो जाएगा, गांव हो जाएगा। इससे ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, शहर बन जाएगा, मतलब अर्बन बन जाएगा। आई बात समझ में। ये एरियल डिस्टेंस क्या होता है सर, देखिए जैसे मान लो मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, ये वाला नहीं, जयपुर जंक्शन वाला, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन जाना है मुझे, यहां से अपने गांधीनगर स्टेशन से मुझे जयपुर जंक्शन जाना है, तो बताओ मैं क्या करूंगा। सबसे पहले मैं यहां से, ये अपना एमसीसी है बच्चों, एमसीसी से बाहर आऊंगा, और ये टोंक रोड, ये जो मेन रोड है टोंक रोड पे आऊंगा, आगे टोंक रोड पे, फिर यहां से सीधा जाऊंगा बच्चों, फिर सर्किल से घूमूंगा, और फिर सीधा जाके, और फिर ये पीछे वाला गेट से जाकर यहां पर आएंगे, फिर एक सर्किल, फिर यहां पर, और फिर सर्किल से घूमकर, ये रेलवे स्टेशन है, रोड है, मतलब इस तरह से रोड बना हुआ है। ये है बेटा नॉर्मल रोड के थ्रू जाना। पर ये एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे बर्ड फ्लाई करता है, एक पक्षी उड़ता है तो डायरेक्ट यहां से यहां उड़ जाता है, क्या वो ऐसे भी रेड लाइट पे रुकता है क्या, कि ऐसे सर्कल से घूम के जाऊंगा, डायरेक्ट जाएगा ना बेटा। तो एरियल डिस्टेंस का मतलब क्या है, बिल्कुल सीधा डिस्टेंस देखना है आपको, बीच में रास्ता वस्ता नहीं बनाना। यही मत बनाओ कि यहां से लेकर अपना रेलवे स्टेशन कितने किलोमीटर है, अगर आप गूगल मैप में देखोगे तो पूरा किलोमीटर बताएगा, सर यहां से 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर का मतलब ये एरियल डिस्टेंस नहीं है, इन सभी रोड का मैप बताएगा ये इतना किलोमीटर आपका ही। पर अगर आप वर्ड फ्लाई करेगा, जैसे एक प्लेन फ्लाई करता है, तो उस केस में क्या होगा, उसे हम क्या कह देंगे, एरियल डिस्टेंस कह देंगे। आई बात समझ में। क्या आपको ये लिमिट समझ में आई क्या, नहीं आई, आ गई, अरे नहीं आई भाई, आ गई क्या, तो करके दिखाओ ये क्वेश्चन प्लीज। आप वो मत करना, आंसर मत देखना, करके दिखाओ। एरिया में आपकी सिटी का नाम क्या है बच्चों, ए सिटी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता रखा है, ए से कितना, 1 किलोमीटर। पॉपुलेशन कितनी है बताओ, कैपिटल सेट्स है नहीं है, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 11 लाख है, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ड्रॉ में गया, ये क्या आता रहता है यार, और ये बनाया मैंने छोटा एक एरिया, यहां पर आपकी जो पॉपुलेशन है बच्चों, ये यहां से लेकर यहां तक 2 किलोमीटर है। ये 2 किलोमीटर का डायमेंशन है बच्चों, पूरा दिख रहा है आपको। अगर यहां पर पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा की है तो ये शहर बन जाएगा। अगर लैंड आपकी यहां पर सिचुएटेड है तो ये क्या होगी, अर्बन होगी। इसके बाहर सिचुएटेड है तो क्या होगी, रूरल होगी। ये पहला बताया। फिर गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है, अगर बाहर है इसके तो एक और चेक करो कि सर इस बिंदु से लेकर 6 किलोमीटर, तो अब ये जो आपका एरिया निकल के आ रहा है 6 किलोमीटर, एंड देखिए हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, भूत भूत आ गया क्या।
यहां पर कितनी पॉपुलेशन देखनी है आपको? यहां से अगर 6 किलोमीटर में जाऊं तो कितनी पॉपुलेशन है? और यहां से कितना? 8 किलोमीटर में। अब इसके बाहर सिचुएटेड है तो पॉपुलेशन चाहे कितने भी हो, हमेशा क्या होगा? ये अर्बन नहीं, ये रूरल ही रहेगा। आई बात समझ में? अगर कोई भी लैंड इस एरिया में सिचुएटेड है जो आपको नजर आ रहा है, वो क्या होगी? अर्बन होगी। और इसके बाहर क्या रहेगी? वो रूरल रहेगी। ठीक है, अब करो क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ, 1 किलोमीटर रेंज है, कितनी पॉपुलेशन देखनी है आपको? 10,000 से ज्यादा पर पॉपुलेशन है कितनी? 9,000। तो ये क्या कैप्लासेट्स नहीं है। 1.5 किलोमीटर में कितना देखना है? 10,000 से ज्यादा है क्या? तो कैप्लासेट्स बन जाएगी। 2 किलोमीटर में कितना देखना आपको? 10,000 से ज्यादा। यहां कितनी है? 10,000 से ज्यादा होता भाई 11 लाख, है ना? तो ये क्या होगी? कैप्लासेट्स बन जाएगी। 3 किलोमीटर में कितना देखना है? 1 लाख, पर यहां पर कितना है? कैप्लासेट्स। 4 किलोमीटर में कितना है? देखो 2 से 6 तक 1 लाख देखना है, 3 लाख है। 5 किलोमीटर तक कितना देखना है? 1 लाख से ऊपर कितना है? 12 लाख है। 6 किलोमीटर में कितना देखना है आपको? यहां कितना है? केवल। तो ये नहीं बनेगी। और फिर 7 किलोमीटर में 10 लाख से ऊपर, यहां कितना है? तो यहां पर कैप्लासेट्स नहीं बनेगी। 8 किलोमीटर में 10 लाख से ज्यादा कैप्लासेट्स है। और बाद में 9 में, बेटा 8 के बाद तो हमेशा ही क्या है? इसलिए क्या है? ये 9 आएगा। बताइए, 8 किलोमीटर के बाद में तो रूल माना जाएगा, पॉपुलेशन कितनी भी हो। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ क्या बच्चों? हुआ कुछ ऐसा, एक किसान ने अपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा। लैंड को बेचने से उसे 10 लाख का कैपिटल गेन आ गया, क्योंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कैप्लासेट्स होती है, उसको बेचने से आपको 10 लाख का कैपिटल गेन आया। अब किसान को गवर्नमेंट ने बोला कि लाओ कैपिटल गेन लगेगा। किसान कहता है ठीक है, क्योंकि मैंने इस खेत से इसको इनकम को कमाया है, तो ये भी क्या होगी? अब एग्रीकल्चर इनकम होगी। और सेक्शन 10(1) में क्या होती है? एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है। हालांकि कैपिटल गेन आप ले रहे हो, ठीक है, पर एक कौन सी इनकम है मेरे लिए? एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो गवर्नमेंट ने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करवाई बच्चों, 2(1)A। और ये क्या बोलती है कि सर एग्रीकल्चर लैंड को बेचा अगर आपने, और वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा है, तो वो आपकी क्या नहीं होती? एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती, तो उस पर टैक्स लगेगा। पढ़िए बच्चों, explanation 1 section 2 subsection 1A, capital gain arising from transfer of an agricultural land situated in the non rural area explained above will not be constitute क्या? agriculture revenue within the meaning of section 2(1)A. In other word, the capital gain arising from the transfer of such urban agricultural land would not be treated as a agriculture income for the purpose of exemption under section 10(1). Hence the such gain would be subject to under section 45। आई क्या बात समझ में आपको? क्या कहा कि सर अगर आपने कोई लैंड बेची है, तो लैंड बेचने से जो इनकम आएगी आपकी, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है? उस पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज हो जाएगा। इसके बाद में ये 3 एक साथ ब्लॉक बना लीजिए बच्चों। ये आपकी 4th एसेट है, और मैं इसको बोलता हूं गोल्ड बॉन्ड। कौन कौन से गोल्ड बॉन्ड है बच्चों? पहला है स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, दूसरा है स्पेशल बीरियर बॉन्ड, और तीसरा है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड कौन सा? 6.5% वाला, 7% वाला, या नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड,
इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती। इनको आप बेचते हुए तो कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। स्पेशल बीरियर बॉन्ड इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशू अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड सर्टिफिकेट इशू इन द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2018 नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो गोल्ड बॉन्ड के लिए गवर्नमेंट बोल रही है, देखो गवर्नमेंट को जब पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो गवर्नमेंट लोगों से पैसा लेती है। गवर्नमेंट कह रही है गोल्ड आपके घर में पड़ा हुआ है अलमारी के अंदर, एक काम करो ये बॉन्ड हमें दो, आप ये गोल्ड हमें दे दिए, बदले में आपको हम बॉन्ड देंगे। ये जो बॉन्ड आपको मिलेगा, इस बॉन्ड पर हम आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करेंगे और आपके गोल्ड का प्राइस तो बढ़ता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे 10 तोला सोना दे दीजिए आज के डेट पर, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से सोने का रेट तो बढ़ता रहेगा। एक समय के बाद 2 साल 5 साल 10 साल के बाद मैं आपको पूरा 10 तोला सोना वापस करूंगा, कंप्लीट तो कंप्लीट 10 तोला जो भी सोना आपका रहेगा वो मैं आपको वापस करूंगा, और साथ साथ में क्या दूंगा आपको, मैं इस पर इंटरेस्ट भी देता रहूंगा। मुझे बताइए बच्चों, मुझे डबल डबल फायदा हो रहा है। एक तो मैंने गोल्ड दिया, बदले मुझे पूरा गोल्ड मिलेगा, ऊपर से इनकम भी आ रही है मेरे पास, और उसी फॉर्म में मिलेगा। फॉर्म भी चेंज नहीं करती गवर्नमेंट, वो चेक कर लेती है कि असली या नकली है, ठीक है, वैल्यू बता देती है आपका। तो अगर आपने ऐसा किया, ऊपर से अगर आपने इस बॉन्ड को कहीं बेच भी दिया पहले, तो उस पर कैपिटल गेन भी टैक्स नहीं लगेगा। तो पूरा फायदा दिया गवर्नमेंट ने यहां पर ये स्कीम्स निकालकर। तो गोल्ड बॉन्ड जो भी हैं उन्हें क्या नहीं माना गया है, कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है, और कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है तो उस पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी इंक्लूड and shall be deemed to have been always included in the right of any relation to the Indian company, including the right to management or control of the any right of whatsoever। कोई भी राइट्स वगैरह वो भी प्रॉपर्टी में शामिल माना जाएगा। अगर मान लो कोई राइट्स है, मतलब कहने की बात क्या है बच्चों, इंटेंजिबल एसेट जो आपकी होती हैं उसे भी हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोल देते हैं, उस पर भी कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। देखो दुनिया की सारी एसेट्स क्या हैं, पर इसमें से 4 एसेट्स को बाहर किया गया। बताओ बेटा कौन कौन सी वो 4 हैं। स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और गोल्ड बॉन्ड। इनके अलावा जो भी एसेट्स हैं सभी किस में आएंगे, कैपिटल एसेट्स में आएंगे, और कैपिटल गेन टैक्स चार्ज हो जाएगा। तभी मैंने जब आपको मैं पीजीबी पढ़ा रहा था, तो वहां पर जब आपने अपनी बिल्डिंग को बेचा या अपने एसी को बेचा, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा था, क्योंकि जो एसी आप बेच रहे हो बिजनेस का, ये स्टॉक इन ट्रेड तो है नहीं। इसका मतलब अगर इसको बेचते हो आप तो क्या आएगा, इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा था। आना याद आपको। अब आप ओपन करेंगे बच्चों, नोट्स को ओपन करेंगे। कर लिया ओपन आपने, कैपिटल गेन। सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 तक हमें इसको पढ़ना है। सबसे पहला जो सेक्शन है आपका, ये इसका चार्जिंग सेक्शन है बच्चों। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट्स का मतलब यहां बता रखा है मैंने। देखो मैंने डिटेल तो नहीं किया, पर मैंने कुछ छोड़ा भी नहीं है, लगभग सब कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो बताओ भाई क्या होता है आपका कैपिटल एसेट्स। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, या हाउएवर डज नॉट इंक्लूड, 4 है, 1 2 3 और 4। पहला क्या है बच्चों, जो कहां कवर कर दिया गया है, पर्सनल इफेक्ट्स में
is that to say movable property including the wearing apparels and furniture held by the assessee for the personal use. But following asset does not personal effects. इसका मतलब क्या है? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, अनदर वर्क ऑफ आर्ट, ये सभी क्या है? कैपिटल एसेट्स हैं बच्चों। अगर आपने इनको बेचा तो क्या है? कैपिटल गेन टैक्स आ जाएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे हमने बात कर ही ली है बच्चों। लास्ट में क्या लिखा है हमने? गोल्ड बॉन्ड। कौन कौन से गोल्ड बॉन्ड है? स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड बेरियर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। तो इनको क्या नहीं माना गया है? कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया है और इन पर कैपिटल गेन टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर उसके बाद में हमने देखा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंदर जो कैपिटल गेन आपका होता है बच्चों, अगर ट्रांसफर आप करोगे तभी कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर भी तो लगता है ना। तो ट्रांसफर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 के अंदर। किसे किसे ट्रांसफर कहा गया है? तो ये बेटा ट्रांसफर की डेफिनेशन, ये अभी नहीं पढ़ेंगे हम, इसको हम पढ़ेंगे समय पर, जब वक्त आएगा तब धीरे धीरे इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो ये ट्रांसफर की डेफिनेशन है बच्चों, ये यहां पर 7 पॉइंट कवर किए मैंने, इनको हम ट्रांसफर बोलते हैं। अब मैं आपको कंप्यूटेशन बनाने सिखा रहा हूं कैपिटल गेन का। इधर देखो पहले सामने। अब थोड़ी जो चीजें हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा बिल्कुल फोकस करके पढ़ना बच्चों। देखो कैपिटल गेन का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप लिखोगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब सेल प्राइस, आपने कोई एसेट जो बेची है उसका सेल प्राइस, उसमें से माइनस करोगे आप ट्रांसफर से रिलेटेड एक्सपेंस। ये माइनस कर दोगे तो ये क्या आएगा आपका? नेट कंसिडरेशन। ठीक है। फिर इसमें से माइनस करोगे आप कॉस्ट, तो ये जो आएगा इसे हम क्या कह देंगे? कैपिटल गेन कह देंगे। बस इतना सा चैप्टर है। ये 4 बातें आपको सिखानी है मुझे, पर इन 4 बातों में बहुत सारे घुमाव है। कौन सी कॉस्ट होती है, कौन सी एसेट्स है, सब बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। पहला क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फिर क्या माइनस करोगे? ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या हो जाएगा? फिर क्या माइनस करोगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसको ऐसे बोलते हैं। या फिर अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करवाया है, ये सर क्या होता है बात करेंगे बच्चों एक एक करके। ये माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल गेन आ जाएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस, ये क्या होगा? नेट कंसिडरेशन, लेस क्या करोगे इसमें से आप? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो ये क्या आएगा आपका? कैपिटल गेन। फिर इसमें से कुछ सेक्शन 54 के एग्जम्पशंस वगैरह मिलते हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या मिलती है। अगर मैं आपको थोड़ा सा मॉड्यूल में दिखाऊं, मतलब नोट्स में दिखाऊं, तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। क्या लेस करोगे आप? ये क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये क्या आएगा आपका? कैपिटल गेन। साइड में आपके पास स्पेस होगा, वहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स खेलना है कि मिस्टर ए हैं जिन्होंने परचेज की एक हाउस प्रॉपर्टी 1/1/2021 को 15 लाख में। पहले तो ये बताओ बच्चों, क्या हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स होती है क्या? यस सर। मैंने एक हाउस प्रॉपर्टी 15 लाख में परचेज किया 1/1/2021 को, और मैंने उसको बेच दिया 30/6/2021 को। कितने के अंदर? और मैंने कमीशन पे किया कितने का? 1 लाख का। कैपिटल गेन बताओ कितना आएगा? सबसे पहले बताइए, अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना होगा?
कितने बेचा मैंने इसको? 18 लाख में। बताओ ट्रांसफर एक्सपेंस कितना है आपका? 1 लाख रुपए का। तो बताइए नेट कंसिडरेशन कितना आ गया आपका? 17 लाख। बताओ मैंने इसको कितने में परचेज किया था? 15 लाख में। तो मेरा 2 लाख का क्या आ गया? कैपिटल गेन आ गया। अरे वाह सर, ये तो आसान सा है। इतना ही, हाँ बेटा इतना ही है। बस चीजें क्या होंगी, थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी, बाकी चीजें यही हैं बच्चों। अब ये सर आपने जब हमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था, वहां पर आपने टैक्स कैलकुलेशन बताई थी, तो वहां पर भी तो मैंने कैपिटल गेन का कोई पॉइंट बताए थे आपको। मैंने बोला था कैपिटल गेन आपके दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो ये कौन से वाला है सर? आपने तो सिर्फ कैपिटल गेन लिखा है। तो अब मैं बताऊंगा बच्चों, ये लॉन्ग टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता कब है। देखिए कैपिटल गेन जो आपका है, कैपिटल गेन जो आपका होता है बच्चों, वो दो टाइप का होता है। या तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आता है? अगर आपने कैपिटल एसेट जो कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, इसको ट्रांसफर किया है। अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है तो उस पर क्या आएगा आपका। और यदि आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है तो क्या आएगा। बहुत ही आसान है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब आएगा? जब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं। शॉर्ट टर्म कब आएगा? जब आप शॉर्ट टर्म को ट्रांसफर करते हैं। मतलब सर मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, ये मेरी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। अगर मैं इसको ट्रांसफर करता हूं, सेल करता हूं, तो जो भी मुझे गेन आएगा वो गेन क्या होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर ये मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है और इसको मैं सेल करता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा बच्चों? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म को ट्रांसफर करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब क्वेश्चन उठता है कब कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म होती है और कब कैपिटल एसेट्स शॉर्ट टर्म होती है। वो सभी एसेट्स जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो क्या है, और वो सभी एसेट्स जो लॉन्ग टर्म नहीं है वो नहीं। बेटा भाई दोनों में से एक को डिफाइन करना पड़ेगा ना। या तो आप लॉन्ग टर्म को डिफाइन कर दो या शॉर्ट टर्म को डिफाइन कर दो। अब स्टार्टिंग में जब कैपिटल गेन लिखा गया था उस समय बोला गया कि कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ये डिपेंड करता है वो एसएससी के पास कितने समय तक थी। अगर कोई एसेट्स मेरे पास 36 महीने से ज्यादा के लिए है तो एसेट्स क्या बन जाती है। अगर 36 महीने या उससे कम के लिए है तो ये क्या बनेगी। मतलब सर, मतलब बच्चों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है कि ये एसेट मेरे पास कितने समय तक थी। मतलब सर मेरी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है, मैं कितने समय तक इस एसेट्स को होल्ड करके बैठा हूं, उस पीरियड ऑफ होल्डिंग पर डिपेंड करता है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 महीना है तो ये शॉर्ट टर्म है, 36 महीने से ज्यादा है तो क्या होगी, लॉन्ग टर्म है। आई बात समझ में। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग मतलब, अरे भाई किस दिन आपने इसे परचेज किया, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर, इसके बीच का जो टाइम है, अगर ये 36 महीने से ज्यादा का है तो ये कैपिटल एसेट्स क्या बन जाएगी, अदरवाइज क्या बनेगी, शॉर्ट टर्म बनेगी। ये सबसे पहले डेफिनेशन में लेके आए थे। फिर गवर्नमेंट ने समय समय इस 36 महीने को कम किया कुछ अलग अलग एसेट्स के लिए। गवर्नमेंट कहती है कि नॉर्मली तो 36 महीना है भाई, पर यदि आपने किसी कंपनी के शेयर्स को
परचेज किया है, तो उसके लिए हम 36 महीना नहीं, कितना रखेंगे, 12 महीना ही क्या बना देंगे, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बना देंगे। क्यों सर, सुनिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे टैक्स रेट ज्यादा होता है बच्चों, लॉन्ग टर्म पे टैक्स रेट कम होता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि जो शेयर्स आपके हैं, अगर आपने उसको 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया है तो ये क्या बन जाएंगे, लॉन्ग टर्म बन जाएंगे। फिर गवर्नमेंट कह रहे सुनना, ये शेयर्स आपके लिस्टेड होने चाहिए। लिस्टेड मतलब एनएससी या बीएससी में लिस्टेड होने चाहिए, तभी आपको 36 महीना देखना पड़ेगा, सॉरी 12 महीना देखना पड़ेगा। पर यदि ये शेयर्स अनलिस्टेड हैं या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं तो इस केस में 12 नहीं, फिर कितना होगा, 24 महीना हो जाएगा। या प्रॉपर्टी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो भी कितना देखना है, इनके अलावा कितना रहेगा, 36 मंथ रहेगा। इंस्टीट्यूट काफी क्वेश्चन पूछता है बच्चों, फेमस क्वेश्चन है ये। टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, दो टाइप कैपिटल एसेट्स आपके बच्चों, एक तो क्या है, दूसरी क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को अगर आपने ट्रांसफर किया है तो क्या आएगा, और यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल ट्रांसफर किया तो क्या आएगा। अब ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किस पे डिपेंड करता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब कितने समय तक आपके पास वो थी। हम बात करें सिक्योरिटीज की, अदर देन यूनिट, यूनिट को छोड़ते हुए, तो अप टू 12 महीने तक क्या रहेगा ये, और 12 महीने से ऊपर क्या बन जाएगा। अगर ये सिक्योरिटी मतलब शेयर्स लिस्टेड कहां पर है, यूनिट ऑफ इक्विटी फंड या यूनिट ऑफ यूटीआई, इनके लिए भी कितना देखना है, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए भी कितना देखना है। मतलब ये ऊपर के जो तीन एसेट्स है उनके लिए कितना देखना है बेटा, 12 मंथ। अगर सिक्योरिटी आपकी क्या है तो कितना हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग में कितना है, इनके अलावा सब पर कितना होगा, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड, अनलिस्टेड सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, या फिर क्या हो गया आपका, इन सब पर कितना होगा, 36 मंथ। मुझे बताओ बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना महीना देखेंगे, 24 मंथ। लिस्टेड शेयर्स के लिए, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, डिवेंचर्स के लिए 36, बिल्कुल सही है। बॉन्ड्स के लिए, सर कौन से बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड, 12 महीने। डेट ओरिएंटेड फंड, यूनिट ऑफ डेट ओरिएंटेड फंड 36। अनलिस्टेड सिक्योरिटी, एक होता है बच्चों इक्विटी ओरिएंटेड फंड। सर क्या कहना चाह रहे हो आप, देखो बच्चों, जो म्यूचुअल फंड होता है ना, म्यूचुअल फंड वो दो टाइप का होता है, एक होता है डेट ओरिएंटेड, एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड। मतलब सर, मतलब एक म्यूचुअल फंड जो सारा पैसा कहां इन्वेस्ट करेगा, डेट में इन्वेस्ट करेगा। हालांकि डेट में इन्वेस्ट करेगा तो रिटर्न आपको कम मिलेगी पर रेगुलर मिलेगी। और एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो सारा पैसा कहां डालता है, इक्विटी में डालता है, वो क्या बन जाएगा, इक्विटी ओरिएंटेड बन जाएगा। तो अगर म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी ओरिएंटेड है तो 12 महीने देखेंगे हम, डेट ओरिएंटेड है तो कितना देखेंगे हम, 36 महीना। ठीक है भाई। इसके अलावा जो भी एसेट है उस पर कितना है, चलो मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ ज्वेलरी पर कितना, ज्वेलरी पे कितना, 36। क्यों घबरा रहे हो मेरे भाई, यही तो है। क्या ज्वेलरी आपकी कोई एसेट्स है क्या, जो शेयर्स है, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये नहीं, ना ये है, इसका मतलब किस में आएगा, और अदर में कितना होता है।
ये समरी बता रखी है बच्चों, पढ़िए समरी को आराम से। अभी भी अटेंडेंस होती है क्या आपकी? बस फेल। आगे समझ में क्या आपको? ये बोलिए ना। अब ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया, जो अभी क्वेश्चन किया हमने, मुझे बताओ बच्चों, ये कैपिटल गेन कौन सा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? आपने इसको परचेज कब किया है? 1/1/21 को। बेचा कब? इसका मतलब 6 महीने का पीरियड है। और ये क्या आपकी प्रॉपर्टी, इमोल प्रॉपर्टी है? कितना देखना होता है? तो इसका मतलब ये कौन सी एसेट्स आपकी? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो कैपिटल गेन कौन सा आएगा? ये आई क्या बात समझ में? क्योंकि आपने इस एसेट्स को परचेज कब किया, देखो कब परचेज किया बेटा एसेट्स को आपने? 1/1/2021। और बेचा कब है? यही तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है, जो कितना है? 6 महीना। और हाउस प्रॉपर्टी के लिए कितना देखना होता है आपको? तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट्स क्या है आपकी? और शॉर्ट टर्म में तो कौन सा कैपिटल गेन आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लिख लिया आपने? अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा सेक्शन, देखो ये जो मैंने आपको पढ़ा है ना अभी कंप्यूटेशन ऊपर, ये सेक्शन 48 का कंप्यूटेशन है। सेक्शन 48 तो यही बोलता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस क्या कर देना, ये क्या बन जाएगा? फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करो, क्या आएगा? ये बोलता है सेक्शन 48। अब इसके प्रोविजो पढ़ने जा रहे हैं अपन। प्रोविजो मतलब क्या? सेक्शन 48 में जैसा लिखा है वैसा नहीं होगा, थोड़ा अलग होगा। सेक्शन 48 का फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सेक्शन 48, अगर एक नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के परचेज किए हैं शेयर्स या डिवेंचर्स, सच शेयर्स और डिवेंचर्स एक्वायर किस में हुए हैं? तो कैपिटल गेन जो होगा आपका, उसे कैलकुलेट किस में करोगे आप? और बाद में इसको रिकन्वर्ट किस में करोगे? सर मतलब क्या कहना चाह रहा है सेक्शन? देखो बेटा, अब थोड़ा सा मेरे साथ विजुअलाइज करो। ये एक पर्सन है, जो यूएस का है, इसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। इसने क्या किया? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स परचेज किए 1/8/2020 को। तो इसने, क्योंकि यूएस का एक्स है, अब सामने देख लो, यूएस का मिस्टर एक्स है बच्चों। तो इसने जो शेयर परचेज किए होंगे तो किसमें परचेज किए होंगे? डॉलर में। इसने $10,000 में रिलायंस के शेयर्स परचेज किए 1/8/2020 में। उस समय
$1 इक्वल टू 70 रुपये चल रहा था, ठीक है। और रिलायंस के जो शेयर था उसका प्राइस था बच्चों 70 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो मुझे बताओ इसने कितने शेयर परचेज किए होंगे रिलायंस के? 10,000 शेयर परचेज कर लिए होंगे, बोलिए ना। क्योंकि इसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? 10,000 मल्टीप्लाई 70 कितना हो गया? 7 लाख। तो 70 रुपए का एक शेयर है, कितना परचेज कर लिए होंगे? 10,000 शेयर्स परचेज कर लिए। प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। अब थोड़ा समय बीता, 1/8/2021, एक साल बाद रिलायंस का जो 70 रुपए का शेयर था ना बच्चों, वो हो गया 80 रुपए पर शेयर, ठीक है। और ये जो इन्फ्लेशन है ये एक से बढ़कर कितना हो गया? 78 हो गया। अब इंडियन गवर्नमेंट मिस्टर एक्स को क्या बोलती है? देख भाई मिस्टर एक्स, तूने कितना पैसा कमाया? तूने 70 में शेयर परचेज किया था और ये 80 में आज तू बेच रहा है। इसका मतलब तूने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 10 मल्टीप्लाई 10,000 शेयर, कितना? 1 लाख का प्रॉफिट कमा लिया। ये कहता है कहां 1 लाख कमा लिया भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा। गवर्नमेंट दिख तो रहा है, देख साफ साफ। कितने खरीदा तूने और कितने का हो गया? और 10,000 शेयर तूने खरीदे थे तो 1 लाख का तूने प्रॉफिट कमा लिया। ला टैक्स पे कर 1 लाख पर ये मिस्टर एक्स जो है वो क्या बोलता है? ये कह रहे हैं सर मैंने इन्वेस्ट कितने किए थे? $10,000 और मैंने शेयर्स बेचे कितने में? 80 रुपए के हिसाब से कितना? 10,000 शेयर बेचा है, कितने का आया पैसा? 8 लाख आया। इसको रुपी समझ में नहीं आता क्योंकि ये कौन है? नॉन रेजिडेंट है। ये तो कहेगा सब 8 लाख रुपए ने कितने डॉलर मुझे मिले, डिवाइड बाय आज प्राइस कितना चल रहा है, कितने डॉलर वापस मिलेंगे? 255। वो ये बोलता है कि सर मैंने इन्वेस्ट कितना किया था और मुझे वापस कितना मिला है, तो मेरा गेन तो $256 का ही तो है। और $256 की अगर हम बात करें तो आज के हिसाब से कितने रुपए के हो गए? ये 19968, 20,000 के आसपास बोल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो 20,000 रुपए का गेन हुआ है। आप बोल रहे हो 1 लाख का गेन। बताओ बात समझ में आई क्या? सोचिए बच्चों, एक विदेशी पर्सन को इंडियन रुपी समझ में नहीं आता, उसको डॉलर समझ में आएगा ना कि मैंने दिया कितना था? $10,000 और मेरे पास वापस कितना आया? 10,256। तो मुझे गेन कितना हुआ? 256 का गेन हुआ है। और 256 का गेन हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? 20,000 रुपए का गेन हुआ है, इस पे टैक्स पे कर दूंगा मैं। अरे चलो मैं एक बात बताओ, ये तो गेन मैंने दिखाया आपको, मैं आपको लॉस भी तो दिखा सकता हूं। मान लो प्राइस कितना हो गया शेयर्स का? 75। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं? देख तूने कितने में परचेज किया था, बेच कितने में रहा है, मतलब गेन कितना है तुझे? एक शेयर पे 5 रुपया, 10,000 पर कितना? 50,000 का गेन हो गया भाई तुझे। अब ये क्या बोल रहा है कि सर मैंने बेचे कितने में? 75 में, तो मुझे पैसा वापस कितना मिला है बच्चों? 7,50,000। कितना डॉलर हो गया बेटा ये कह रहा है 10,000 इन्वेस्ट किया था, कितना रह गया? 9,615 रुपया रह गया। ऊपर से आप कह रहे हो 50,000 का गेन हो गया,
मुझे तो किसी एंगल से गेन नहीं दिख रहा। सोचिए बेटा, एक प्रैक्टिकली सोचिए, एक नॉन रेजिडेंट सही में सोच रहा है क्या? हाँ, क्योंकि उसकी सोच डॉलर में है। और अब गवर्नमेंट को भी समझ में आया कि हाँ यार, बंदा बोल तो सही रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है तेरी बात सही है, एक ऐसा नॉन रेजिडेंट जो इंडियन कंपनी में या इंडियन शेयर मार्केट में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। और किस में इन्वेस्ट करता है? फॉरेन करेंसी में। और इन्वेस्ट में वो क्या परचेज कर रहा है? इंडियन कंपनी के शेयर्स या फिर डिवेंचर। तो उसका कैपिटल गेन जो होगा ना, हम डॉलर में ही निकालेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी में निकालेंगे, और बाद में रिकन्वर्ट किस में कर लेंगे हम? आई बात समझ में? मतलब टैक्स कितने पे लेंगे हम उससे? 20,000 पे टैक्स लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है, क्वेश्चन को पढ़ के बताओ समझ में आ रहा है क्या आपको? मिस्टर एक्स है जो नॉन रेजिडेंट है, परचेज करते हैं शेयर्स, 1,000 शेयर्स कितने डॉलर में? 1/7/2017 को सोल्ड करते हैं उन शेयर्स को 1/10/2021 को 1,500 रुपए पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना कैपिटल गेन। अगर एक्सचेंज रेट 1/17 को 70 रुपए था और आज कितना हो चुका है? 75 हो चुका है। बताओ क्या करें? सबसे पहले बताओ बेचा कितने में आपने इसको? बोलिए भाई। लिखो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ₹1,500 में बेचा ना शेयर इसने। परचेज कितने के थे शेयर उसने? 1,000 शेयर। तो 1,500 मल्टीप्लाई 1,000 शेयर डिवाइडेड बाय प्राइस कितना आज $1 का? तो बताओ कितना डॉलर हो गया? डॉलर 20,000। इसमें से क्या लेस करोगे आप? ट्रांसफर एक्सपेंस जो है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो डॉलर 20,000 क्या बन गया आपका? नेट कंसिडरेशन। लेस करो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ कितने में परचेज किया इसने? सर $10 के हिसाब से 1,000 शेयर परचेज कर लिए। कितने में परचेज किया? तो गेन कितना हुआ इसका? रिकन्वर्ट करो आप इसको, तो $10,000 मल्टीप्लाई कितना? 78। तो कितना हो गया ये? 75, सॉरी 75 है भाई। आगे क्या बात समझ में आपको? आगे समझ में? हमारे मॉड्यूल में सिर्फ इसमें 4 लाइनें लिखी हुई हैं। मैंने उन 4 लाइनों के साथ में क्वेश्चन भी लिखवा के दिया आपको
ताकि पता रहे कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो फर्स्ट प्रोविजो बोलता है सेक्शन 48 का, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है और इंडियन कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉलर के अंदर आप, तो आपका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? फॉरेन करेंसी में ही कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसको रिकन्वर्ट किस में कर लेंगे हम? इंडियन करेंसी के अंदर, जिसका मैंने एग्जांपल आपको बना के दिखाया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी आपको मैं 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक देता हूं, क्योंकि अभी जो अगला टॉपिक हमारा वो थोड़ा भारी भरकम टॉपिक है। तो ब्रेक दे रहा हूं बेटा आपको मैं, और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अपनी जीएसटी की क्लास। ठीक है।